इन्होंने देखो यूपीएससी का एग्जाम 3 बार क्लियर किया। आईएएस आईपीएस कभी भी मेरा चाइल्डहुड ड्रीम तो नहीं था। मेरा तो हर चौथे दिन एम बदल जाता था, जैसा ट्रेंड हो जैसा माहौल हो उसके हिसाब से बोल दिया कि मुझे तो ये बनना है। मतलब बचपन में अपने को ना सिर्फ कूल दिखना होता है। शक्तिमान आता था सर, तो आपको शक्तिमान भी बनना था। आप घूमते थे कि मे भी आप उड़ जाओ। सुपरमैन देखा तो आप वो जो टावल होता है उसको बन के सुपरमैन बनने का ट्राई करते हो। पहला रीजन यूपीएससी की तरफ देखने का यही था कि इंजीनियरिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मुझको लगा कि ये ब्लंडर तो हो चुका है, अब 4 साल आपको यहाँ रुकना है। थोड़ा सा आप दिल की भी सुनिए, थोड़ा आप इंटरेस्ट भी देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जिस इंसान की वीडियो देख के मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, आज मैं वहाँ पे पॉडकास्ट दे रहा हूँ, तो वो भी एक मेरे लिए काफ़ी गौरव वाला पल है। सर 2 चीज़ें होती है, एक होती है पीस और एक होती है सेटिस्फेक्शन। हाँ, आईआरएस का सर्विस मिला तो पीस तो मिल गई थी मुझको, बट सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं था। क्योंकि आपका फर्स्ट डे कैसा रहा लबासना में? उस गेट पे खड़े होकर मैं उस सेटिस्फेक्शन का अनुभव कर पा रहा था, प्राउड का फील कर पा रहा था। मैं काफ़ी प्राउड था कि पेरेंट्स मेरे साथ हैं। अरे यूपीएससी क्लियर करके आए थे और यहाँ के एग्जाम में फेल हो गए। गलत फंस गया सर, ट्रेनिंग तो पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा हो कि एग्जाम लिख दिया और आईएएस हो जाए तो मैं यहाँ से निकलूँ जल्दी से। तो सबसे पहले डर ये होता है कि घोड़ा आपको फेंक ना दे और आपकी रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए। तो बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज तब होता है जब वो शादी में घोड़े पे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी मौजूद हैं, अभिषेक वशिष्ठ। लेकिन अभिषेक वशिष्ठ इन्होंने देखो यूपीएससी का एग्जाम 3 बार क्लियर किया। सबसे पहली बार इन्होंने क्लियर किया 2020 में, इनको आईआरएस मिला। लेकिन 2 साल बाद 2022 में फिर से इन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया और इनको मिला आईपीएस। लेकिन अभिषेक को लेनी थी सर्विस सिर्फ और सिर्फ आईएएस। इन्होंने हार नहीं मानी, सर्विस में आने के बावजूद तैयारी करते रहे और फाइनली इस बार इनको मिला है आईएएस। मतलब ये अपनी सक्सेस से देखो कॉम्प्लेसेंट नहीं हुए कि यार अब तो मिल गई सर्विस, कुछ भी मिल गया, अब और तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, इवन देखो मैंने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, थोड़ी सी सक्सेस हासिल करते हैं उसके बाद बस और मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो अभिषेक, सबसे पहले मुबारक हो आपको बहुत बहुत, आपने इतनी मेहनत की और 3 बार आपने इस एग्जाम को क्लियर किया। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या आप बचपन से ब्राइट स्टूडेंट थे? हाँ सर, मैं बोलूँगा बचपन से मैं ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन अबव एवरेज स्टूडेंट मैं हमेशा से रहा हूँ। कभी मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन कभी मैंने टॉप भी नहीं करा क्लास में, तो एक अबव एवरेज स्टूडेंट था। मेरी मम्मी खुद एक टीचर थी, तो प्राइमरी एजुकेशन जो थी मेरी, वो मेरी घर पे मतलब स्कूल था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझको पढ़ाया है। तो काफ़ी बेसिक मतलब हिंदी मीडियम था मेरा, गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। आपका हिंदी मीडियम था स्टार्टिंग में? हाँ सर, प्राइमरी एजुकेशन मेरी हिंदी मीडियम में हुई है। सबसे देखो बचपन में ना हम पूछते हैं कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो जब आपसे कोई क्लास में पूछता, टीचर पूछते कि बड़े होके क्या बनना है, तो क्या आप स्कूल में भी ये बोलते थे कि मुझे बड़े होके आईएएस बनना है? सर नहीं सर, आईएएस आईपीएस कभी भी मेरा चाइल्डहुड ड्रीम तो नहीं था। वो बचपन में मन काफ़ी चंचल होता है, मेरा भी मन काफ़ी चंचल था। एक दिन आपको डॉक्टर बनना होता है, दूसरे दिन आप कोई मूवी देख लेते हो जिसमें आप देखते हो कि वो अंतरिक्ष में कोई गया तो आपको एस्ट्रोनॉट बनना होता है। और फिर क्रिकेट मुझको काफ़ी पसंद था, तो हमेशा से मुझको था कि मुझको क्रिकेटर बनना है। बट घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर पाऊँ, तो फिर वो सपना ड्रॉप हो गया। फिर जब 10th में आते हो तो बस ये था कि 10th में अच्छे मार्क्स आ जाए ताकि साइंस मुझको मिल जाए, इतना ही ड्रीम था। ठीक है, जब साइंस ले ली तो बस आगे का कुछ नहीं था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, वो हो गया। जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक हर मेंटेलिटी भी रहती है सर कि अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप साइंस लेंगे, फिर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेंगे। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद मुझको रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया शायद ये मुझको नहीं करना। तो जब मुझको रियलाइज़ हुआ कि मुझको कुछ और लाइफ में करना, और फॉर्चुनेटली एक प्रोफेसर थे उस टाइम पर जिन्होंने थोड़ा सा मुझको यूपीएससी के लिए गाइड करा। और उस पॉइंट पे मतलब 2nd ईयर के स्टार्टिंग में या 1st ईयर का एंड रहा होगा जब मैंने सीरियसली सोचा था सर यूपीएससी करना है। बट बचपन में तो सभी की तरह मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर यही सब बनना था। ये आपने बिल्कुल सही कहा। बचपन में तो मेरा तो हर चौथे दिन एम बदल जाता था, जो जैसा ट्रेंड हो जैसा माहौल हो उसके हिसाब से बोल दिया कि मुझे तो ये बनना है। मतलब बचपन में अपने को ना सिर्फ कूल दिखना होता है। कूल, तो मुझको शक्तिमान आता था सर, तो आपको शक्तिमान भी बनना था। आप घूमते थे कि मे भी आप उड़ जाओ। सुपरमैन देखा तो आप वो जो टावल होता है उसको बन के सुपरमैन बनने का ट्राई करते हो। तो बचपन में मतलब हम बहुत ज़्यादा, मतलब एक बचपना होता है कि करियर के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं होता, करियर होता क्या है। उस टाइम पे आइए सोचना एटलीस्ट मेरे लिए तो काफ़ी दूर का सवाल था। लेकिन अभिषेक सही बताऊँ ना, इसमें एक बहुत बड़ा लेसन भी है। लेसन ये है कि आप देखो अपना एम ना तब डिसाइड करो जब आपको अपना इंटरेस्ट पता लग जाए, क्योंकि उस समय तक उतनी समझ नहीं होती। क्योंकि उस समय देखो आप ना वो बोल देते हो, या तो परिवार की तरफ से आपको शुरू से समझाया गया है
जैसे 3 इडियट्स में होता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, शुरू से बच्चों के दिमाग में वो भर दिया जाता है, तब तक बच्चा अपना इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर नहीं कर पाता। और दूसरी जो चीज़ आपने इशू उठाया ना, सटल वे में अभी उठाया, सबसे बड़ा हमारे देश में जो होता है, +2 के मार्क्स नहीं, 10th के मार्क्स के आधार पे तय होता है आप आर्ट्स फील्ड में जाओगे या फिर कॉमर्स फील्ड में जाओगे या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में। आपके ऊपर भी प्रेशर था? सर प्रेशर तो था, मतलब आपको यही बोला जाता है कि अगर साइंस ले लिया जब भी आपका करियर बनेगा, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में चले गए, मतलब एक ऐसा माहौल था कि ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हो तो मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। तो ऐसा बैकग्राउंड मेरी सोसाइटी में तो एटलीस्ट था, तो एक प्रेशर तो था, अगर साइंस में एडमिशन नहीं हुआ तो शायद करियर यहीं ख़त्म हो जाएगा। और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं गलत फंस गया? सर यस, बाद में तो सर आपको रियलाइज़ होने लगता है कि एटलीस्ट आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अदरवाइज़ आप कुछ भी करेंगे आप उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं पा पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट जो ह्यूमन लाइफ का गोल है सर वो हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन ही है। वो जब भी मिल पाएगा जो आप जब वो काम करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो साइंस, सिर्फ दूसरे लोग कह रहे हैं कि साइंस ले लो और आपने साइंस ले लिया, तो आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन तो नहीं है, और मुझको लगता है कि वो लेना भी नहीं चाहिए, ना किसी को फोर्स करना चाहिए कि आप उनके अकॉर्डिंग अपना करियर डिसाइड करें। अच्छा एक बात, अब बीटेक आपने कौन सी स्ट्रीम में की? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, तो फिर सिग्नल सिस्टम और वो सारे जो डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, वो सब्जेक्ट आपको अच्छे नहीं लगे? सर नहीं सर, मतलब पहला रीज़न यूपीएससी की तरफ देखने का यही था कि इंजीनियरिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मुझको लगा कि अब ब्लंडर तो हो चुका है, अब 4 साल आपको यहाँ रुकना है, तो कुछ और देखना शुरू करते कि मैं क्या कर सकता हूँ। और रियलाइज़ हो गया था ये तो नहीं कर पाना मुझको। पहले मुझको सर ये पता लगा कि क्या नहीं करना है, देन आई रियलाइज़ कि मुझको क्या करना है। तो क्या करना है का रास्ता क्या नहीं करने से ही होके निकला था मेरे लिए, वो चीज़ नहीं समझ आ रही थी, इसलिए मैंने यूपीएससी की तरफ देखा। मैं आपको बता दूं, अभिषेक ने 3 बार इस एग्ज़ाम को क्लियर किया और अभी भी अभिषेक की जो एज है ना 29 है। लेकिन देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में ये एडवांटेज नहीं होता। मतलब कई बार बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, 2-3 साल जॉब करते हैं, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं देखता हूँ कई बार तो वो अटेम्प्ट पूरे भी नहीं ले पाते हैं, कई बार ले पाते हैं तो बिल्कुल पूरे सूरे ले पाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपने जल्दी अपना गोल डिसाइड कर लिया कि चलो इंजीनियरिंग में तो मन नहीं लग रहा है, अब यूपीएससी करना चाहिए, तो जल्दी तैयारी स्टार्ट करने का फ़ायदा आपको हुआ? अच्छा, इन अ वे मैं कह सकता हूँ कि क्लैरिटी मुझको स्टार्टिंग में मिल गई थी, तो उसका मुझको फ़ायदा हुआ, क्योंकि फिर सीधा ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाया, और 6 अटैम्प्ट होते होते भी लगभग 29-30 साल में मेरा सारे अटैम्प्ट खत्म हो गए, मुझको सर्विस भी मिल गया। जब आप लेट स्टार्ट करते हो तो एक बार फिर आपके ऊपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो 22-23 साल में मेरे रिस्क एपेटाइट मेरी ज़्यादा थी, क्योंकि अभी भी फाइनेंशियली मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, तो मेरे पे 2 या 3 साल थे जिसमें मैं रिस्क ले सकता था। बट हो सकता है कि आप 25, 26, 27 में स्टार्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी रिस्क वाली कैपेसिटी कम होने लगती है। बहुत सही पॉइंट आपने बोला। 25, 26, 23 में ना शादी का प्रेशर आने लगता है, आप रिस्क नहीं ले पाते हो। पेरेंट्स बार बार बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बेटा शादी के बाद पढ़ते रहना, शादी के बाद कोई तैयारी होती है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है सर। तो मतलब जितना जल्दी आपको क्लैरिटी मिले आपके गोल के लिए उतना बेटर है। हालांकि अगर आपको क्लैरिटी देर से मिली है तो आप 25, 26, 27 में भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर एक्सटर्नल प्रेशर आपके ऊपर बढ़ने लगते हैं। शादी का प्रेशर आपने बोला, ठीक है, आप अगर फाइनेंशियल आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने वाले, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है, तो फिर मन हिचकिचाने लगता है कि जॉब के साथ तैयारी करे, जॉब के छोड़ने के बाद तैयारी करे। और आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो फिर आपका ध्यान 2 जगहों पे बटा हुआ है सर। आप जॉब को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी आपके लिए ज़रूरी है, तो फिर डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होने लगती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। जितना जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाए उतनी जल्दी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए स्टार्ट। मैं मुंबई में जॉब कर रहा था एज ए कस्टम इंस्पेक्टर, उससे पहले टीसीएस में काम किया था। तो मैंने भी आप ही की तरह डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तैयारी करनी है। तो घर वालों की तरफ से पहला क्वेश्चन यही था कि जॉब के साथ साथ तैयारी करते रहो, मतलब एक था कि गवर्नमेंट जॉब तो मुश्किल से मिलती है, आप छोड़ क्यों रहे हो? यस सर। लेकिन मैं क्लियर था कि मैं इसलिए क्लियर था कि इवन इफ़ नॉट यूपीएससी, तो मैं कम से कम ज़िंदगी में, मतलब देखो जॉब तो सारी अच्छी होती है लेकिन एक इंटरेस्ट की बात होती है, तो मेरा इंटरेस्ट उस जॉब में था नहीं। तो मुझे लगा कि यार अगर यूपीएससी नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर मैं कम से कम ये जॉब तो नहीं करना चाहता। फिर दूसरा दो राहे पे मैं तब खड़ा था जब मेरे 5 अटैम्प्ट पूरे हो गए थे, 2 बार इंटरव्यू दिया था। तो फाइनली मुझे लग रहा था कि क्या लास्ट अटैम्प्ट अच्छे से दूं या फिर टीचिंग में ही अपना करियर परस्यू करूं। तो फिर मैंने टीचिंग को ही ज़्यादा प्रायोरिटी उसमें दी। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं भी आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि देखो जब भी आप ऐसे मोड पे आते हो ना कि 2 रास्तों में से एक को आपको चुनना पड़ता है, तो
थोड़ा सा आप दिल की भी सुनिए, थोड़ा आप इंटरेस्ट भी देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो अभिषेक, अब थोड़ा सा फिर से पीछे चलते हैं। कॉलेज में आपने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो शुरुआत में आपको क्या दिक्कतें आई? मतलब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे अब यूपीएससी की तैयारी करनी है, और आप कॉलेज से कब पास आउट हुए? 17 सर, 2017 में पास आउट हुए। उस समय देखो इंटरनेट उतना भी वाइड स्प्रेड नहीं था, लेकिन हाँ जियो वगैरह आ गए थे 2016 में शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो शुरू में क्या दिक्कतें आई आपको? सर मेरी जर्नी एक बिल्कुल साधारण एस्पिरेंट की तरह ही रही है। जो एक आम एस्पिरेंट को दिक्कतें आती थी, सेम दिक्कतें मुझे भी उस टाइम पे फेस करनी। जैसे कि सर, अपने परिवार में यूपीएससी की तैयारी करने का डिसीजन लेने वाला भी मैं पहले ही व्यक्ति था। तो मुझको नहीं पता था कि पढ़ना क्या है, ये पहली दिक्कत थी कि कहाँ से पढ़ना है, ये दूसरी दिक्कत थी। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता था, न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसी इंग्लिश जो हिंदू की न्यूज़पेपर की थी काफ़ी डिफिकल्ट होती थी। ठीक है, आंसर कैसे लिखे, एमसीक्यू कैसे सोल्व करें, नोट्स कैसे बनाए। तो जनरली जो भी तैयारी हम स्टार्ट करते हैं, मोर और लेस वही प्रॉब्लम मैंने उस टाइम पे फेस करी थी सर। जो प्रॉब्लम्स आपने शुरू में फेस की, जैसे कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उनको दूर करने के लिए फिर आपने क्या किया? सर फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था। मैंने टॉपर्स के बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर स्पीचेस सुनी कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो 5-6 टॉपर्स को सुनने के बाद मुझको रियलाइज़ हो कि मोर और लेस सबने सेम ही किताबें पढ़ी है। तो मैंने वो 5-6 किताबें खरीद ली मार्केट से, और उसके बाद मैंने उनको पढ़ना शुरू करा। तो पहले तो यही समझ नहीं आया कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। फिर थोड़ा PYQ देखा, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए, तो थोड़ा आइडिया लगने लगा कि कैसे आपको पढ़ना है। तो उस करा, लेकिन जब तक ये भी समझ नहीं थी कि प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो मुझको लगा कि जितना मैं पढ़ूंगा उसके बाद मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। तो ये था कि पूरी कमियां सर मैं उसके बाद भी नहीं कर पाया था अपनी दूर, और आधी अधूरी तैयारी के साथ मैंने प्रीलिम्स दिया 2018 में, और वो मतलब मैं प्रीलिम्स ही मैं क्लियर नहीं कर पाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। 2018 में आपने प्रीलिम नहीं क्लियर किया, तो दुख हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट था। सर दुख हुआ था, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि डिसीजन खुद का था कि यूपीएससी करना है। दूसरा जॉब ज्वाइन नहीं करी थी, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया था। उसके बाद प्रेशर आ गया काफ़ी ज़्यादा। हाँ, घर वालों ने हालांकि कुछ नहीं बोला मुझको कि तुम्हारा नहीं निकला तो अब क्या करूँगा, लेकिन ये आपको पर्सनली लगने लगता है, सेल्फ डाउट आने लगता है कि इतनी 1 साल की तैयारी के बाद प्रीलिम्स ही नहीं निकला, तो फिर मेंस भी है, अभी तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी है, तो सिलेक्शन क्या ही हो पाएगा। तो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था। आई रिमेंबर कि 14 जुलाई 2018 को रिजल्ट आया था, 13 या 14 जुलाई को, और लगभग 2 या 3 महीने तो मैं काइंड ऑफ डिप्रेशन में ही था, जब मुझको नहीं समझ आया था कि करूँ क्या, क्योंकि मुझको लग रहा था कि मैंने सब कुछ करा है। ठीक है, आज की डेट में मुझको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती है कि जो मैंने गलतियाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, बट उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे मुझको लगता था सारी तैयारी करी, रिवीजन करा, कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सब कुछ पढ़ने के बाद अगर प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा तो फिर एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। तो एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर मैं तो एक तरह से मतलब मेरी नौकरी कहाँ लगेगी। फिर घर वाले अगर जब मेरे पे फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो उस घर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे फुलफिल करूँगा। तो ये सारे डाउट चारों तरफ से मुझको हिट करने लगे थे उस टाइम पर। सही कह रहे हो। मतलब बच्चों में ना जब प्री क्लियर नहीं होता ना, तो एक फंडामेंटल डाउट आने लगता है कि यार प्री नहीं क्लियर हुआ तो बाकी एग्जाम कैसे क्लियर होगा। लेकिन देखो मुझे लगता है कि ये सेल्फ डाउट यहाँ पे गलत है। सारी स्टेजेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप यूँ मत सोचिए कि प्री नहीं होगा तो बाकी स्टेजेस कैसे होंगे। बल्कि सर मुझे अब लगता है कि प्रीलिम्स इवन मोर डिफिकल्ट देन मेंस। प्रीलिम्स मेंस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। वो गलती मैंने खुद करी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 5 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकलता, तो छठे में जब प्रीलिम्स निकलता है तो सीधा उनकी अच्छी रैंक भी आ जाती है। तो सेल्फ डाउट सर जैसा कि आपने बोला कि गलत है उस टाइम पर लेना। अच्छा एक बात बताऊँ, PW ओनली के बारे में आपको कब पता लगा? मुझको न्यूज़पेपर नहीं समझ आता था हिंदू। तो आई रिमेंबर कि 2017 में आखिर में मैंने ऐसे रैंडम सर्च करा कि एडिटोरियल डिस्कशन द हिंदू। तो जो पहला लिंक आया वो एक ओनली IAS चैनल का था, जब मुझको नहीं पता थी कि ओनली IAS है क्या। मैंने उसको वीडियो को देखा तो मुझको पहली चीज़ जो अच्छी लगी वो ये था कि उस हिंदी जो न्यूज़पेपर था, एडिटोरियल था, उसका हिंदी प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चल रहा था, जिससे मैं कनेक्ट कर पाया। तो जब से मैंने उसको देखना शुरू करा था अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट से भी पहले, और आखिरी तक लगभग मैंने उस एडिटोरियल डिस्कशन को सुना है। जिस इंसान की वीडियो देख के मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, आज मैं वहाँ पे पॉडकास्ट दे रहा हूँ, तो वो भी एक मेरे लिए काफ़ी गौरव वाला पल है। जो लोग मेहनत करते हैं ना, देखो उनको ना सक्सेस मिलने में देर हो सकती है, लेकिन उनको ना फाइनली कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मतलब ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का यूपीएससी में एग्ज़ाम ना क्लियर हो फाइनली, लेकिन अगर उन्होंने मेहनत की है और आगे भी जारी रखते हैं ना, तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे।
ये इस चीज़ की जरूर गारंटी है। तो मेरे हमेशा से ये मानना है, अगर भगवान एक द्वार आपके लिए बंद करता है तो एक से ज़्यादा द्वार वो आपके लिए खोलता भी है, प्रोवाइडेड आपने मेहनत करी हो। मे बी आप किसी और बड़ी चीज़ के लिए बने हो, ठीक है, आप IAS बन के रुक गए, हो सकता है वो आपके लिए नहीं बन पाए आप, लेकिन वो आपके लिए एंड नहीं है। मे बी आप IAS से भी बड़ी चीज़ के लिए बने हो, IPS से भी बड़ी चीज़ के लिए बने हो, तो कभी भी दुखी नहीं होना कि आपने मेहनत करी थी, जो मेहनत है वो आपके साथ रहेगी। इस फील्ड में आपको सक्सेस नहीं मिली तो बाकी 100 फील्ड आपके लिए इंतजार कर रही है। तो 2019 में प्री हो गया आपका, और फिर क्या आप मेंस के लिए तैयार थे? सर ये गलती मैंने करी कि मतलब जैसे कि मैंने बोला कि नवंबर तक मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, तो आप जो भी एस्पिरेंट नए मुझको सुन रहे हैं तो मैं उनको यही बोलूँगा कि टाइम वेस्ट मत करिए। आपका प्रीलिम्स नहीं हो तो आप अगले मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 साल बहुत लंबा समय होता है। ठीक, आप 1 साल कुछ नहीं करेंगे, अगला आपका प्रीलिम्स निकल भी गया तो आप मेंस में रुक जाओगे। वो गलती मैंने खुद करी, ठीक है। 6 अटैम्प्ट मैंने दिए सर, हर अटैम्प्ट में मैंने एक ना एक बड़ी गलती करी। दूसरे अटैम्प्ट की गलती ये थी कि मैंने मेंस के लिए तैयारी नहीं करी थी। मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं था, एथिक्स तैयार नहीं था, आंसर राइटिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं करी थी, और प्रीलिम्स मेरा निकल गया। तो जो प्रीलिम्स का रिजल्ट देख के खुशी थी वो अगले ही सेकंड डर में बदल गई कि अब मेंस में क्या होगा। तो ये रहा था सर उस टाइम पर। तो कैसे, मुझे एक प्रोसेस समझाओ अभिषेक, कैसे आप गलतियों को एड्रेस करते जा रहे थे? हर बार सेम गलतियां थी, या फिर हर बार नई गलतियां आपको पता लग रही थी कि हाँ भाई शुरू में तो एग्जाम इसकी वजह से क्लियर नहीं हो रहा और रैंक अच्छी इस वजह से नहीं आ रही? कैसे था ये पूरा प्रोसेस सुधारने का? सर मेरे लिए काफ़ी इंक्रीमेंटल रहा है। अच्छा। कि मैं चीज़ करता रहा और गलती करके मैं सीखता रहा। ठीक है, जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर मैंने बैठ के सोचा कि क्यों नहीं निकला। तो जब रियलाइज हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी गलती ये थी कि मैंने पढ़ा, रिवीजन करा, लेकिन टेस्ट नहीं करे। अच्छा। एग्जाम के लिए मैं खुद को तैयार नहीं कर पाया, इसलिए सिली मिस्टेक से मेरे 3 या 4 सवाल वहाँ पे गलत हुए हैं, और मैंने वो सिली मिस्टेक नहीं करी होती तो प्रीलिम्स मेरा हो गया होता। तो गलती से सीखा। सेकंड प्रीलिम्स से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करी। अब जब कितने टेस्ट, 100 टेस्ट लगाए? बच्चे बोल देते हैं कि मैंने तो 100 मॉक लगाने चाहिए, कितने लगाए? 100 तो नहीं लगाए होंगे, लेकिन 50-60 के करीब तो मैंने लगाए थे। जब दूसरा अटैम्प्ट में देने गया तो मैंने रियलाइज़ करा कि क्या गलती रही कि मेंस की तैयारी नहीं थी, कंटेंट की भी कमी थी, आंसर राइटिंग की भी कमी थी, टेस्ट में नहीं दे पाया, फिर मैं इसलिए मेरा मेंस नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ थी कि सर जो रिजल्ट मुझको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता रहा। जो पहला 2.67 से प्रीलिम्स रुका, दूसरे प्रीलिम्स के पहले जब मैंने अपने मार्क्स देखे तो वो मोटिवेशन मुझको मिली। तीसरे अटैम्प्ट से पहले जब मेंस के मार्क्स रिलीज हुए तो मैंने देखा कि मेरा मेंस 1 नंबर से रुका था। 750 मेरे मार्क्स थे, वो 2019 में 751 कट ऑफ थी। तो फिर मुझको लगा कि 3 महीने की तैयारी से मेंस की कट ऑफ के इतने करीब मैं पहुंच चुका हूँ, तो शायद इस बार तो और भी टाइम है, मैं पहुंच पाऊंगा। तो साथ के साथ मैं करता गया, गलती करता गया, उनसे सीख से आगे बढ़ता रहा। 2020 में आपको IRS मिल गया, तो एक बार सर्विस मिल गई, लोगों को तो लगता है कि यार बहुत है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स वैसे फिर से तैयारी स्टार्ट करते भी हैं सिलेक्ट होने के बाद में, लेकिन आपके मन में नहीं आया कि मिल गई यार सर्विस? सर 2 चीज़ें होती है, एक होती है पीस और एक होती है सेटिस्फेक्शन। हाँ। तो पहले सिलेक्शन के बाद मुझको पीस थी कि जो सेल्फ डाउट थे कि नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, ठीक है, नौकरी छोड़ने का डिसीजन सही था या गलत था। जब IRS का सर्विस मिला तो पीस तो मिल गई थी मुझको, बट सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं था, क्योंकि जब मैंने तैयारी, IRS एक बहुत अच्छी सर्विस है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक आपकी खुद की सेल्फ प्रेफरेंस होती है, आपने क्या सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, वो कहीं ना कहीं वो सोच मेरी IAS और IPS के प्रति ज़्यादा थी रेदर देन IRS। तो यही डिसीजन था कि पीस था लेकिन सेटिस्फेक्शन की कमी थी, और मैं दोबारा एग्ज़ाम लिखने का डिसाइड करा। फाइनली आप लबासना कब गए? हाँ सर, अगेन जब IPS का रिजल्ट आया था मेरा, तो उस साल मैंने एग्ज़ाम नहीं लिखा था, 2023 वाला अटैम्प्ट मैंने मिस करा था। तो 2023 के टाइम पे फिर मैंने IPS में सिलेक्शन के बाद मैंने लबासना ज्वाइन करा था। समझ गया। 2023 में सर। लबासना के बारे में अभिषेक, एक इमेज होती है कि मतलब इमेज से ही प्यार हो जाता है, गूज़बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब लबासना के बारे में बात चलती है, फ़ोटो देखते हैं, अंदर से लगता है कि ये बस यार यहीं जाना है, यहीं ट्रेनिंग हासिल करनी है। तो आपका फर्स्ट डे कैसा रहा लबासना में? सर फर्स्ट डे काफ़ी प्राउड से भरा हुआ था, क्योंकि जब हम सब तैयारी स्टार्ट करते हैं, पेरेंट्स साथ में गए थे छोड़ने के साथ लिए? में गए थे सर, दैट इज़ वाई वो बहुत बड़ा प्राउड वाला टाइम था मेरे लिए, क्योंकि जब हम सब तैयारी कर रहे होते हैं तो वो लबासना का गेट का फ़ोटो जहाँ लबासना साइड में लिखा हुआ है, वो सब मेमोरी हमारे दिमाग में होती है। और जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया, और जब मैं पेरेंट्स के साथ उस गेट के बाहर खड़ा था, जिस फोटोग्राफ को लेकर के मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, तो आपको लगता है कि हाँ, मतलब लाइफ में जो आपने गोल बनाया था, जिसके लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे थे, 4-5 साल तक आपने, आपके परिवार ने उसके लिए सेक्रीफाइसेस करे हैं, और आप उस गेट, वो गेट बस आपसे चंद कदम दूर खड़ा है,
और किसी भी वक्त आपकी एंट्री हो सकती है। तो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग, जैसे मैंने बोला था ना सर, पीस तो थी, सेटिस्फेक्शन नहीं थी, बट उस गेट पे खड़े होकर मैं उस सेटिस्फेक्शन का अनुभव कर पा रहा था, प्राउड का फील कर पा रहा था। मैं काफ़ी प्राउड था कि पेरेंट्स मेरे साथ हैं। तो फिर 3 महीने आपने लबासना में ट्रेनिंग की, फाउंडेशन का कोर्स किया, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे? सर एक्सपीरियंस काफ़ी एनरिचिंग था, क्योंकि लबासना में आपको बेसिक सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं। बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे? सर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाता है, आईटी आपको पढ़ाया जाएगा। आपको जो हम यूपीएससी के दौरान पढ़ते हैं और वहाँ पे जो पढ़ते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर यूपीएससी में हम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल कई बार पढ़ने लगते हैं, एनालिटिकल भी पढ़ते हैं, लेकिन जो काफ़ी डेप्थ में भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आपको 3 महीने में 6 सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, जिसमें तीनों लॉज हैं, इकोनॉमिक्स है, तो एक तरह से आपको ओवरव्यू दिया जाता है वहाँ पे। अच्छा। तो लबासना में जो फाउंडेशन कोर्स है, एक तरह से आपकी नींव रखता है, वो एक तरह से आपको ओवरव्यू हर सब्जेक्ट का दे दिया जाता है, तो वो था। लेकिन एक ये तो आपका एक पार्ट हो गया जो एकेडमिक्स है सर। जो लबासना को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है, वो है जो आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो। अच्छा चलो ये बताओ, 2 ऐसी चीज़ें जो आप लबासना के बारे में पसंद नहीं करते हो, जो आपको लगा यार ये नहीं होनी चाहिए? पहली चीज़ कि आप सब बहुत ज़्यादा पढ़ के आप एकेडमी में जाते हो, तो फिर आपको वो 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर आप उनके एग्ज़ाम को आपको देना होता है, तो उसमें लोग फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको लगता है अरे यूपीएससी क्लियर करके आए थे और यहाँ के एग्ज़ाम में फेल हो गए। तो ये चीज़ सर थोड़ी मुझको लगती थी कि मतलब यहाँ पे आके एग्ज़ाम पढ़ाना है, पढ़ा लो, एग्ज़ाम तो मत लो, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करके तो ऑलरेडी हम आए हैं। दूसरी चीज़ सर, सुबह पीटी सर, मतलब उस टाइम पे मैं इतना फिजिकली अच्छी शेप में नहीं था, तो मैंने बहुत क्रिप करा है कि सुबह क्यों उठना है 5:30 बजे पीटी के लिए। तो ये 2 चीज़ें थी सर। अच्छा 5:30 बजे अगर पीटी के लिए नहीं उठे फिर? सर एक्चुअली वहाँ पे जब आप लबासना में जाते हो, तो पहले दिन ही आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं डिसिप्लिन के। अच्छा। तो वो सबके अकाउंट में एक तरह से क्रेडिट हो जाता है 40 मार्क्स। तो जैसे जैसे आपकी इनडिसिप्लिन की एक्टिविटीज़ आती है, वो मार्क्स डिडक्ट होने लगते हैं। तो 40 के किसी आप नहीं गए तो वो 38 हो जाएंगे। उसके बाद मुझको याद है कि एक रिफ्लेक्शन सेंटर करके कंसेप्ट था लबासना में। अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको शाम को डिसिप्लिनरी हियरिंग होती थी, और फिर आपको रिफ्लेक्शन सेंटर में भेजा जाता था, जहाँ पे आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, बस आपको एक एस्से लिखना है 1 घंटा बैठ के पूरे दिन की रिफ्लेक्शन के लिए, आपने क्या सीखा पूरे दिन। क्योंकि अब 5 बजे के बाद हर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया हुआ है, मज़े कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, और आप रिफ्लेक्शन सेंटर में बिना मोबाइल फ़ोन के एक एस्से लिख रहे हो। तो वो चीज़ से बचने के लिए अच्छा है कि आप सुबह पीटी टाइम पे पहुंच जाओ। तो ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है सर। लबासना के बाद में वो गए एनपीए यानी नेशनल पुलिस एकेडमी, और वहाँ पे जो ट्रेनिंग थी ना, उसका एक्सपीरियंस ऑसम। अभिषेक, थोड़ा सा हमारी बात हुई एनपीए में जो आपकी ट्रेनिंग हुई, उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, शुरू से आप बताइए। फाउंडेशन कोर्स में जब मैं फिजिकली फिट नहीं था, तो उस टाइम पे मेरा वेट था 97 kg। अच्छा। उसके बाद सर, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं करा था आईपीएस, मैंने ईयूएल लिया दोबारा एग्जाम देने के लिए, तो 1 साल फिर मेरे पे मिल गया, लगभग 8 महीने। तो उस 8 महीने में मैंने 6 किलो 7 किलो और वेट इंक्रीज कर लिया। तो जिस दिन मैं पहले दिन एनपीए पहुंचा, उस दिन मेरा वेट था सर 106 kg। 106 kg सर। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है आप ही का होगा एनपीए में। अगर हैवी वेट देखेंगे तो मैं पहला मतलब 2 या 3 हैवी वेट में तो था एनपीए में। और सर एनपीए में क्या होता है कि आप पहले दिन तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि चलो एनपीए आ गया। अब पहले दिन ही वहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं, बेंचमार्क टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग करवाते हैं, पुशअप लगवाते हैं, आपका बेस देखने के लिए कि आप कहाँ पर हो। अच्छा। तो सर उसमें तो सर मैं एक राउंड लगाया, उसमें मेरे सांस फूल गया। तो फिर पहले दिन ही मुझको बहुत ज़्यादा अप्रीहेंशन होने लगा कि ये ट्रेनिंग में पूरी कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि रनिंग मुझको पहले दिन पता चला कि फाइनल रनिंग का टेस्ट 16 किलोमीटर का है, जो फाइनल टेस्ट आपको देना है। और आज तक तो मैंने 60 मीटर मतलब ये 16 किलोमीटर वाला ट्रेनिंग खत्म होने के बाद होता है? होने के बाद। अच्छा। लेकिन अब तक तो मैं 16 मीटर रनिंग कभी नहीं करी मैंने लाइफ में अपनी। ठीक है, आपको एप्रीहेंशन होने लगा सर, पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। आई रिमेंबर कि पहले हफ्ते में मैंने थोड़ा रनिंग करा, 6 कदम रनिंग के बाद मेरा सांस फूलने लगता था। 106 किलो के साथ भागना तो डिफिकल्ट था ही, और दोनों घुटनों में मेरा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, मैं चलने में मुझको प्रॉब्लम होने लगी, तो काफ़ी डिफिकल्ट था। तो मुझको लगा कि सर लगता है फंस गए आईपीएस की ट्रेनिंग में आके, पूरी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट वन मोर थिंग अबाउट एनपीए ट्रेनिंग की ट्रेनिंग काफ़ी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक है। ठीक है, आपके जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपके ऊपर काफ़ी ध्यान रखते हैं। ठीक है, वो आपको काफ़ी कस्टमाइज तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, पर्सनलाइज होती है। अब वो आपको 2 हफ्तों के बाद ग्रुप में बांट दिया जाता है सर। अच्छा। जो फिजिकली अनफिट है उनका मतलब 1 से लेकर 16 ग्रुप बनते हैं वहाँ पर। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 1, 2, 3 में वो अनफिट लोग हैं, जो इतने ज़्यादा फिट नहीं है। अच्छा। जो 15, 16 में है वो बहुत ज़्यादा फिट लोग हैं। तो आपकी जो ट्रेनिंग है उसी हिसाब से आपको करवाई जाती है। तो जैसे कि मैंने बोला 106 किलो के साथ मैं रनिंग नहीं कर पा रहा था, पुशअप मेरे से नहीं लगते थे,
बट 1-2 महीना स्टार्टिंग में लगा कि गलत फंस गया सर, ट्रेनिंग तो पूरी नहीं हो पाएगी, अच्छा हो कि एग्ज़ाम लिख दिया और IAS हो जाए तो मैं यहाँ से निकलूँ जल्दी से। बट 1-2 महीने के बाद जब आप ट्रेनिंग को सीरियसली लेते हो, पार्टिसिपेशन करते हो उन फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो आपको इंप्रूवमेंट देखने लगती है। फिर मजा आने लग, धीरे धीरे मजा आने लगता है। हर हफ्ते सर मेरा 1 किलो 1.5 किलो वेट कम होने लगा, ठीक है, मेरी रनिंग इंप्रूव होने लगी, मेरे पुशअप इंक्रीज होने लगे, इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी जितने भी थे अच्छी तरह से मेरे पे फोकस कर रहे थे। तो फिर 2 या 3 महीने के बाद अगर आज की डेट में सबसे ज़्यादा कुछ मिस कर रहा हूँ तो फिजिकल एस्पेक्ट जो NPA ट्रेनिंग का था उसी को मैं सर मिस कर रहा हूँ। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि 5 महीने 6 महीने जो मैं NPA में था, मैंने लगभग 20 किलो वेट वहाँ पे रिड्यूस करा सर। 20 kg? यस सर। काफ़ी मतलब हेक्टिक शेड्यूल रहता है वैसे, है ना? स्टार्टिंग में सर काफ़ी हेक्टिक लगता है क्योंकि मतलब एक के बाद दूसरी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको मज़ा आने लगता है। मज़ा तो आता ही है, सुन के ही मतलब इतना मज़ा आ रहा है कि यार, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स ट्रेनिंग है। हाँ। जब मैं NPA गया था ना, मुझको स्विमिंग आती थी। जब मैंने पहली बार हॉर्स देखा, हॉर्स राइडिंग क्लासेस में, तो मुझको लगता था सर बैठ के हॉर्स चलाना तो काफ़ी आसान होगा क्योंकि वो खुद चल जाएगा। लेकिन पता लगा कि उस पर बैठते ही है तो सबसे पहले डर यही होता है कि घोड़ा आपको फेंक ना दे और आपकी रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए। तो बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज तब होता है जब वो शादी में घोड़े पे उसके बाद सर स्विमिंग पूल में मैं गया तो NPA का स्विमिंग पूल है जो एक तरफ उसकी गहराई 18 फीट है और दूसरी तरफ लगभग 3-4 फीट है। तो वो दूसरे दिन में 18 फीट के एरिया में चला गया तो मतलब फिर डर लगने लगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। और बहुत सारे आपको डाइवर्स एक्सपीरियंस होते हैं। जब पहली बार आप फायरिंग के लिए पिस्टल लेते हो तो डर लगता है कि क्योंकि एक साथ 10 लोग फायरिंग कर रहे हैं, गलती से एक की बंदूक इधर उधर हो गई तो आपका तो काम यहीं पे तमाम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन अगेन NPA में बहुत सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होती हैं। जो अभी आपके सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर्स हैं काफ़ी वेल ट्रेंड हैं, इंडिविजुअली आपका ध्यान रखा जाता है। तो 2 या 3 महीने के बाद आप में खुद इंप्रूवमेंट आने लगता है ट्रेनिंग के जो भी सिस्टम्स है उनकी वजह से। और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे फायर आर्म को कैरी करने में आप बहुत अच्छे हो जाते हो। घोड़े हॉर्स राइडिंग आपकी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, स्विमिंग आपकी इंप्रूव होने लगती है। और ये छोटे छोटे रिजल्ट्स है आपको मोटिवेट करते हो, फिर आप एक तरह से उनमें रम जाते हो। फिर आपको लगता है कि ये चलता रहे, मतलब हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, फिर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब मुझे लगता है कि ये सारा जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, जब स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स ये सब सुनेंगे तो अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। और अच्छा एक बात, तो अभिषेक, NPA में कुछ फेमस जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको भी केस स्टडी के तौर पे सिखाया जाता होगा कि इस केस में इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की गई तब ये पता लगा, या फिर इन्वेस्टिगेशन में ये गलतियां नहीं कर रही हैं तो चलो बेसिक चीज़ है। सर जो भी सर इन्वेस्टिगेशन की क्लास है सब में केस स्टडी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। काफ़ी इंटरेक्टिव क्लासेस रहती हैं अलग अलग। जैसे मुझको याद है आरुषि मर्डर केस की केस स्टडी डिस्कस करी गई थी, या बाकी जितने भी फेमस केस रहे हैं ऑल ओवर कंट्री, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस रही है वो सब आपके साथ शेयर करी जाती है। तो इस तरह से काफ़ी होलसम तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। और उसके बाद NPA की ट्रेनिंग की अच्छी चीज़ है सिमुलेशन। जिससे आपको केस स्टडी पढ़ा के छोड़ा नहीं जाता, तो आपके लिए बाकायदा पूरा केस रेडी करा जाता है एकेडमी के अंदर ही। ठीक है, वहाँ पे रूम्स है जहाँ पे आपको एक मर्डर सीन दिया जाएगा। अच्छा। फिर आप एज ए पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जाते हो, एक एक आपके पास चेक लिस्ट है जहाँ पे आपको एक एक स्टेप को बारीकी से देखना है कि आपने कोऑर्डिनेटिंग करी या नहीं करी, फोटोग्राफी करी या नहीं करी, आप एविडेंस को कैसे पिक कर रहे हो, उनको कैसे सेल कर रहे हो, कैसे उसको FSL के पास भेजना। तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से सिर्फ ना केवल क्लासरूम में पढ़ाई जाती है, साथ के साथ आपको उसमें फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एकेडमी के अंदर ही दिया जाता है। कितनी बार ऐसा किया जाता है कि आपको एक क्राइम सीन दे रखा है और आपको जाके उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है? इन्वेस्टिगेशन जो मॉड्यूल है उसमें काफ़ी बार आपको करना होता है। अच्छा, काफ़ी बार करना होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। आपको एक साथ ना वो पढ़ाई जा सकती, ना एक साथ वो आपको सिखाई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर FIR मॉड्यूल चल रहा है, क्लास में आपको FIR के बारे में पढ़ाया गया कि FIR रजिस्टर कैसे करनी है, तो उसके बाद जो सिमुलेशन होना है सिर्फ वो आपको क्राइम सीन पे जाना है और सब आपको सिर्फ FIR को रजिस्टर करना है। अच्छा, उसके बाद जब आपसे सीन ऑफ क्राइम पंचनामा पढ़ाया गया तो आप क्राइम सीन पे जाएंगे और पंचनामा को प्रिपेयर करेंगे। तो अब आपको लग रहा है अभिषेक की जर्नी आखिरकार समाप्त हुई, क्या फिर आपको यूँ लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत है? सर मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि जर्नी समाप्त हुई, मतलब हो सकता है कि ये फेज़ 1 ऑफ मेरा जर्नी रहा हो। क्योंकि मुझको लगता है हमेशा से जो मैंने फॉलो करा अपनी लाइफ में, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आपको ग्रेटिफाई एकदम से नहीं होना चाहिए, और ग्रेटिफिकेशन हमें जितना लेट कर पाओ उतना बेटर है। लाइफ में ये नई शुरुआत ही बोलूँगा सर, क्योंकि प्रिपरेशन तो एक मुझको लगता है काफ़ी आसान चीज़ है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है वो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाली है। तो ये थी देखो अभिषेक वशिष्ठ के साथ हमारी बातचीत, और आपको कैसे लगी ये इंटरेक्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि
अभिषेक अब फिर से लवासना जाने वाले हैं, लेकिन जब बाद में टाइम मिलेगा तो हम फिर से आपके कमेंट्स के आधार पे फर्दर डिस्कशन, फर्दर इंटरेक्शन अभिषेक के साथ में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच।